from Chennai and Miss Neha Jain from Srinagar. So, if time permits and if he is available, we also keep a small talk of Dr. Manoj Jain Nirlit. So, these are our speakers today. So, let me give a brief introduction of Shri Arunji. As I told, he is based in Chennai. He is an Indian industrialist, investor, entrepreneur, and philanthropist. He is the chairman and managing director of Intellect Design Arena Limited, an IT software product company in the banking, financial services, and insurance space, which is listed on the National Stock Exchange. He was also founder, chairman, and CEO of Polaris Consulting and Services Limited, formerly known as Polaris Software Labs, an IT service company. He is also prominent proponent of design thinking, and he authored Art of Possible. He has studied many books, Jain literature, and he is really a Jain, following the Jain principles in practice as well. So today his lecture is on reimaging intelligence. So now this forum is to Shri Arunji. Please give your talk and presentation. Thank you, sir. Please. Thank you, Anilji. Thank you for this forum to be created by all of you. And this is a very interesting topic. And let me just open my presentation without delay. The topic is at Intellect Design Arena, just to give a background, we are working in artificial intelligence, and we built up a world largest platform on AI called Purple Fabric. We have 200 engineers working in research of AI space. And इस स्पेस में हमने जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत जगह हम अटके, जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो रिजल्ट्स हैं वो उतने अच्छे नहीं थे, उसमें मैंने जब भी अटका तो वहाँ पे कुछ ध्यान करके और फिर जैन शास्त्रों के अंदर ढूंढने की कोशिश की कि उसमें कि कहाँ पे हम अटक रहे हैं, कहाँ पे वेस्टर्न थिंकिंग जो है वो एक एआई को एक नजरिए से देख रही है और पूरे नजरिए से नहीं देख रही है। तो उसका थोड़ा सा सार मैं देना चाहूंगा। इसमें सब कुछ सही नहीं होगा, आप जैसे स्कॉलर्स के लिए मैंने जो कनेक्ट किया होगा वो शायद उतना सही नहीं हो सकता। अगर जो भी मेरी गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, जब बता देना मुझे, तो मैं अपनी तरफ से मेरे अपने विचार के हिसाब से इसको मैंने जोड़ने की कोशिश की है। तो मैंने कहा कि आज की उसमें 7 क्वेश्चंस वी नीड टू लुक एट इट। एक तो है कि व्हाट इज इंटेलिजेंस। बिफोर अंडरस्टैंडिंग एआई, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इंटेलिजेंस क्या है। दूसरा क्या है कि इवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंटेलिजेंस कैसे ग्रो हुई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। उसके बाद हमने देखा कि जो नई टेक्नोलॉजी है, वेक्टराइजेशन, सिमेंटिक स्पेसेस, समझना। एक प्रश्न आया था पहले कि एक भाषा कैसे हो सकती है। महावीर जब बोले समझरण में तो सबने एक तरह से सुना कैसे है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। फिर हमने कहा आर्किटेक्चर ऑफ एआई एंड जैन एपिस्टेमोलॉजी, विच इज क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5 है एजेंट्स, सोसाइटी ऑफ माइंड, कार्मिक कंडीशनिंग एंड कॉग्निटिव डाइवर्सिटी एंड एकांतवाद। ये हमारा 5वां क्वेश्चन है कि जो एजेंट्स, आपने सुना होगा एआई में एजेंट्स के बारे में बातचीत हो रही है। एक बुक है सोसाइटी ऑफ माइंड, जो एआई का ओरिजिनेटर है मार्विन मिन्स्की, और एक कार्मिक कंडीशनिंग है, कॉग्निटिव डाइवर्सिटी है। और हाउ डू वी रीइमेजिन इंटेलिजेंस, कैन वी डिजाइन कॉन्शियस इंटेलिजेंस फ्रॉम ए artificial intelligence? And that's a debate which the Western world is doing, and they are looking can agents can have a conscious intelligence.
and what could be future research topic could be there. Going into the topic, I said human intelligence has three-dimensional spaces. On the x-axis, there are skills, various skills we acquire as a human mind, and we grow on expertise. बट हमारा जो दर्शन है वो पर्सपेक्टिव है, जो दर्शन जो है हमारा इंटेंट क्या है, हमारा पर्पस क्या है, बिलीफ क्या है, हमारा इस संसार का इमेजिनेशन क्या है, एम्पैथी क्या है, और एक्सपीरियंसेस क्या है, और नॉलेज क्या है. ये 6 चीज मिलके हमें हमारा दर्शन बना. और हमारा जो ट्रेड्स हैं, करेज है, रीजनिंग है, जजमेंट है, डिसीजनिंग है, थॉरोनेस है, सेंस ऑफ अर्जेंसी है, ये जो हमारा दिमाग काम करता है. तो ये 3 डायमेंशनल थिंकिंग से जब हम कहते हैं कंपनी में कोई अच्छा टैलेंट है, अच्छी इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ये तीनों को कॉम्बिनेशन से होता है. क्योंकि एक्सपर्टीज से सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं आती है, एक्सपर्टीज से सिर्फ स्किल्स आती हैं. तो इससे हमने पहले जब एआई बनाना शुरू किया तो इसको हमने 3 डायमेंशनल स्पेस से लिया. जो वेस्टर्न वर्ल्ड से एजेंट आए थे वो एक्स एक्सिस पे चलते हैं. सारे एजेंट जो हैं वो स्किल बेस्ड एजेंट होते हैं. उनके अंदर इंटेंट, बिलीफ और इमेजिनेशन एजेंट में नहीं डालते, हम स्किल में ज्यादा फोकस करते हैं. और उसके अंदर ट्रेड्स नहीं डालते, उसके जजमेंट और डिसीजनिंग जो है हम एलएलएम से लेते हैं, जबकि एजेंट को नहीं करते. तो ये पहला हमने देखा. उसके बाद देखा कि हम ज्यादा से काफी ज्यादा एआई में काम कर रहे थे, तो हमने देखा कि एआई में एक्यूरेसी जो है वो 80% से ऊपर नहीं जा रही. हम जितना भी मॉडल को काम कर रहे हैं उसमें इंटेलिजेंस एक्यूरेसी जो है 80% से ऊपर नहीं जा रही. तो हमने जब 5 साल से काम कर रहे थे तो जनवरी में मेरे दिमाग में आया कि मैं देखता हूँ कि हमारे इंडिक शास्त्र में कहाँ पे ये चीज हम ईस्टर्न फिलॉसफी से देखें कि इंटेलिजेंस की एक्यूरेसी कैसे आएगी. तो इंटेलिजेंस की एक्यूरेसी जो है, after I did 6 hours of research on various LLM, various books, I found intelligence accuracy is based on 3 things: knowledge, the base layer of truth and enterprise data; reasoning, the logic applied to knowledge and derived intent; and context deterministic verification of reasoned output. Now, these are 3 things which makes an accuracy. So what has happened in AI world, जिसको हम बोलते हैं LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसमें हम वो न्यूरल नेटवर्क पे चलते हैं. वो अच्छे से अच्छा मॉडल जो है वो 85% एक्यूरेसी देता है. रीजनिंग अगर हम अच्छा एजेंट बनाएं और अच्छा एलएलएम बनाएं तो 95% तक एक्यूरेसी आ जाएगी. कंटेक्स्ट में भी अगर 95-97% तक आ जाएगी. पर जो इंटेलिजेंस एक्यूरेसी है वो मल्टीप्लायर है, K इंटू R इंटू सी. तो 85% इंटू 95% इंटू 95% comes to 0.77%, 77%. तो जो भी एआई में डिसइल्यूजनमेंट आ रहा है क्योंकि एक्यूरेसी नहीं आ रही है, लोगों ने 100 मिलियन खर्च कर दिए, आउटकम नहीं आ रहा, उसका कारण ये है कि नॉलेज जो है वो हमारी ट्रुथ नहीं है, वो हमारा न्यूरल नेटवर्क से आ रहा है. अगर हमें नॉलेज का इंडेक्स बढ़ाते हैं 85% से अगर 97% तक एक्यूरेसी लाएं, तब जाके वो इंटेलिजेंस एक्यूरेसी 95% तक आएगी, तब जाके वो एंटरप्राइज एआई बनेगी. 85% को 97% करने के लिए हमें इनपुट सोर्स जो है वो डिटर्मिनिस्टिक नॉलेज का होना चाहिए, ना कि प्रोबेबिलिस्टिक नॉलेज का होना चाहिए. जो ट्रुथ है वो डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए. तो जब हमने ये फॉर्मूला लगाया तो हमें काफी अच्छे रिजल्ट मिले अपनी एआई में. हमने उसको सिस्टम ऑफ कनेक्टेड नॉलेज बनाया, जिससे कि हमने सारी नॉलेज जो है वो कनेक्ट किया आपस में. क्योंकि नॉलेज जो होती है वो मल्टी डायमेंशनल और मल्टी लेयर होती है. नॉलेज में डायमेंशंस होती हैं और लेयर भी होती हैं. तो हमने उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला एल्गोरिथम लेके, एमडीएमएल एल्गोरिथम लेके उसको हमने यूज किया, तो हमारी एक्यूरेसी जो है 99, 98, 99% तक एक्यूरेट आ गई. तो ये तो हुई इंटेलिजेंस के बारे में. नाउ हाउ डिड इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवॉल्व? इसमें 2 इंडिपेंडेंट ट्रेडिशन से इंटेलिजेंस समझते हैं.
Reimagining intelligence is necessary because every era redefines intelligence based on its most advanced tools and discoveries. Today, AI has expanded our understanding of computation and reasoning, but it has also exposed unanswered questions about consciousness, ethics, judgment, creativity, and wisdom. All the five things, consciousness, ethics, judgment, are questioned today. Jain epistemology offers complementary framework that examines not only how intelligence operates, but also how perception, intention, and karmic conditioning shapes its expression. Bringing these two traditions to dialogue can help us distinguish information from understanding, intelligence from wisdom, and capability from character. This is not an attempt to validate ancient philosophy through AI, but to use both perspectives to build richer science of intelligence. Ultimate benefit is a broader framework that could inspire future research in AI, cognitive science, education, and human development. Artificial intelligence and Jain epistemology emerge in a completely different eras for different purposes and use entirely different languages. Yet both are attempt to answer some of the humanity's deepest question. How is knowledge represented? हमारे जैन धर्म में एक क्वेश्चन रहा दर्शन ज्ञान चारित्र. तो ज्ञान एक में सेंटर पीस है और उसका जो पर्सपेक्टिव है, दर्शन जो है, वो उससे उसका इंटेलिजेंस बिल्ड होता है. सो इंटेलिजेंस कैसे अराइज होती है एंड व्हाई डू इंटेलिजेंस ब्रिंग्स बीइंग्स परसीव एंड एक्ट डिफरेंटली. अगर मैं देखूं आज की भाषा में उसको, जो नई भाषा है एआई की, उसको मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की कि जैसे वेक्टर एम्बेडिंग बोलते हैं एलएलएम में कि आपको वेक्टर बनाना है. मैं बताऊंगा वेक्टर क्या होता है. तो वेक्टर एम्बेडिंग को हम वो उसकी उस भाषा में नहीं स्टोर करते. मैं शॉप में जाता हूं और मैं मिठाई की शॉप में गया तो उसका ऐसे स्टोर नहीं होगा. उसका एक हर एक का एक एम्बेडिंग होगा और उसका एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला होगा जिससे वो स्टोर होगा, जिससे कि वो यूनिवर्सल लैंग्वेज बन जाएगी. उसके बाद फिर जब जनरेटिव एआई काम करेगा तो उससे यूज कर सकते हैं. उसमें दूसरा वर्ड बोलते हैं कंटेक्स्ट विंडो, विच इज इक्वल टू उपायोग focus consciousness. This is about the attention which is required. Prompt is my intention, what I want to have. Reasoning is comes with the ज्ञान and darshan together is the reasoning. Agents जो है वो मेरे इंद्रियाज हैं, मनस है, वाक है, काया है. एजेंट मेमोरी जो है संस्कार है, कार्मिक इंप्रेशंस है, वो मेरी एजेंट की मेमोरी है. एजेंट कंस्ट्रेंट्स माय कार्मिक बॉन्डेजेस, अवर्णीयाज, मोहनिया, अंतराय स्पेलिंग आता है मोहनिया में, अवर्णीय, मोहनिया एंड अंतराय बॉन्डेजेस जो है. लर्निंग जो है वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन, तपस एंड ध्यान. एंड अलाइनमेंट जो है हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र. ये मैंने जितने भी सब्जेक्ट हैं, 9 सब्जेक्ट हैं, इनको मैंने दोनों को कंपेयर करने की कोशिश की. और आपसे मैं चाहूंगा कि इसमें जो गलतियां हैं बताएं मुझे. क्वेश्चन 3 जो है वो वेक्टराइजेशन, सिमेंटिक स्पेसेस एंड समझ करना है. वेक्टराइजेशन शुरू किया हुआ, सबसे बड़ी बात जो है एलएलएम में जो एआई में बना, हम शब्द जो है हमने कंप्यूटराइजेशन जब शुरू हुआ था तो हमने नंबर से काम करना सीख लिया था. हमने उसको हेक्सा मॉडल में स्टोर करना शुरू कर दिया था. हमने भाषा को कंप्यूटराइजेशन में स्टोर नहीं कर पाए थे. भाषा को हमने ऐसी भाषा में स्टोर नहीं कर पाए जो यूनिवर्सल लैंग्वेज बन पाए. तो वो 2009 में जब फेसबुक आया और वहां पे जब पोस्ट करते हैं, उनको था कि कोई भी गलत शब्द ना हो जाए. कोई जब हम पोस्ट कर रहे हैं तो उसको इमीडिएटली उनको करना होता था कोई पोर्न सब्जेक्ट ना आ जाए, कोई गलत शब्द ना बोल दे. तो उसको अवॉइड करने के लिए दे नीडेड समथिंग जिससे वो इमीडिएटली वैलिड हो जाए, सर्च हो जाए. तो वहां से वो शुरू हुआ कि भाषा शब्दों को क्या हम उसके एट्रीब्यूट को हम स्टोर कर सकते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में. तो आई एम गोइंग टू स्वीट शॉप इन चेन्नई. तो शॉप का जो मीनिंग है वो स्वीट के साथ जुड़ गया, तो कंटेक्स्ट चेंज हो गया.
तो आई नीड टू हैव ए शॉप का एक सेपरेट वेक्टर, एक होगा स्वीट शॉप का, देन इन चेन्नई का वेक्टर होगा, और पूरा होगा आई वेंट टू स्वीट शॉप इन चेन्नई। तो ये सब चीजें जो है अंडरलाइंग एट्रीब्यूट स्टोर होते हैं। एट्रीब्यूट स्टोर होते हैं 768, जैसे सबसे बड़ा है बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर, ये प्री ट्रेन एनकोडर मॉडल दैट रीड्स टेक्स्ट बाई डायरेक्शनली। BERT 768 refers to a standard BERT model, 768 dimensional hidden representation, which encodes each input token into a vector of 768 continuous numerical element across 12 attention head and 12 transformer layer. उसके बाद फिर sentence BERT आया, modification of pre-trained BERT using a Siamese and triplet networks. एक शब्द आपने सुना होगा ट्रांसफॉर्मर। जीपीटी का जो फुल फॉर्म है, आप जो हम चैट जीपीटी बोलते हैं, जीपीटी है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर इज ए वर्ड एम्बेडेड इनटू जीपीटी। जीपीटी का जो फुल फॉर्म है वो जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ए ट्रांसफॉर्मर इज अ डीप लर्निंग आर्किटेक्चर दैट इनेबल्स एआई टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट एंड रिलेशनशिप विद इन डाटा यूजिंग मैकेनिज्म कॉल्ड अटेंशन। Unlike earlier models that processed information sequentially, it analyzed the entire input simultaneously, making AI faster, more accurate, and highly scalable. It's a foundational technology behind modern generative AI models such as ChatGPT, Gemini, or Claude. This is the core technology which is there. GPT, which I said, generative pre-trained transformation, is a family of large language models built on transformer architecture. These models are pre-trained on vast amount of text data to understand and generate human-like language by predicting the most likely next word based on the context. GPT powers conversational AI systems, which I mentioned about it. Next is what is generative AI. तो generative AI का मतलब क्या हुआ कि हम जो प्रश्न कहते हैं उसका जो एट्रीब्यूट है वो हमारे एलएलएम में स्टोर है, एट्रीब्यूट स्टोर है, सेंटेंस स्टोर नहीं है, कोई इसमें इंडेक्सिंग स्टोर नहीं होती, उसमें हमारे एट्रीब्यूट स्टोर है, और उस एट्रीब्यूट से आप कोई भी भाषा दे सकते हैं। तो भाषा जो है सेकेंडरी है, स्टोरेज भाषा में नहीं हो रहा, स्टोरेज जो हो रहा है वो एट्रीब्यूट में हो रहा है, और एट्रीब्यूट को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं वो उससे भाषा बन रही है। तो इसलिए जो ट्रांसलेशन होती है एआई से वो बहुत एक्यूरेट है कि एक बार आपने स्टोर किया इंग्लिश में, उसका चाहे हिंदी निकालो, चाहे तमिल निकालो, चाहे जर्मन निकालो, वो एक एक्सप्रेशन है उसका, उसको हम जनरेटिव एआई बोलते हैं, और जनरेटिव एआई में वो सेंटेंस फॉर्म हो जाते हैं। तो ट्रेडिशनल एआई में पहले एनालाइजेशन एंड प्रिडिक्शन होता था, जनरेटिव एआई प्रोड्यूस ह्यूमन लाइक आउटपुट्स इन रिस्पॉन्स टू यूजर प्रॉम्प्ट्स. It is transforming the way individuals in the organization innovate, automate, communicate, and solve complex problems. ये फेसबुक ने किया था, उसको बोलते हैं FAIS. इन्होंने सर्च को मिलियंस और बिलियंस दिस वेक्टर रैपिडली, allowing platforms such as Facebook to identify semantically similar, harmful, hateful, adult content across different languages and expression. So this is a area where Facebook worked on it. So FAIS, BERT, Transformer, these are the technology which what we are using in ChatGPT. It's a journey of last 15 years which is happening over here. So what it made, knowledge became independent of language. So this is the first time in the history of humanity, I call it's a civilization change. AI is not no more a change. Over here, entire knowledge has become independent of language. It's a major breakthrough because all the storage is on attribute and behavior of the word, and the connection, forward and backward connection of the word. Sweet shop is before and after. It will change the dynamics of it. Now this is where I am connecting ki once knowledge become independent of language, can there be linkage of Samosharan with this particular subject? Because when Mahavir spoke, everybody listened to it and everybody understood it. So his language which he spoke was attribute and behavior of meaning what he wanted to have, and that meaning is understood by everybody.
in their own languages. So proposition summation was one universal meaning. It represents one universal truth being understood by different living beings in their own language and according to their own capacity. Modern AI converts many language into shared semantic representation before generating a response. Generative AI then expresses the same underlying meaning in the language, context and form appropriate to the recipient. तो जो कहने वाला है और जो रिसिपिएंट है, दोनों में एक ट्रांसफॉर्मर जो है वो काम करता है. In both framework, meaning is the primary and language is the medium of expression. The connection is conceptual. I want to clarify, this is not true connection. I'm not claiming that they have a similarity. I'm just observing some patterns there. But summation was principle of universal knowledge with recipient specific understanding, while vectorization and generative AI provides a modern computational mechanism for a similar flow. Objective is that if I have to give a lecture to everywhere in the world, my lecture can be translated simultaneously using generative AI as of today. Then I move to question 4, which is architecture of AI in Gen epistemology. What is the architecture behind the two? Architecture of artificial intelligence is simpler. Layer 1 is knowledge representation, which is the way vector embeddings happen, which is the layer number 1. Layer number 2 is reasoning and knowledge generation, large language models. And layer 3 is intelligent actions, which is agents. So there are only 3 layers in the architecture of AI. But when I look at Jain epistemology, this is about, did Jain philosophy think about the similar layers? Intelligence is not only the capacity to know more, it is also the capacity to perceive. So in AI world, it's capacity to know more. It is also capacity to perceive clearly, judge without distortion, act consciously, and learn from the consequences. These are the 4 things world is struggling right now. And these 4 things, capacity to perceive clearly, judge without distortion, act consciously, and learn from consequences. Is it possible? That's what architecture of intelligence and Jain epistemology come in. There is a reality, there is a jiv, consciousness, there is a darshan, which is a perception, there is a gyan, which is the knowledge, there's a upayog, which is attention, then there's a mind, then there's a speech, then there's a body, then there's a karma, then there's a liberation. So Jain architecture goes from consciousness to perception, then come to knowledge. While AI comes from knowledge to action, while Jain epistemology says first we need to understand consciousness, perception, knowledge, attention, action, and transformation. AI seeks to intelligence by adding data, models, and capability. Jain epistemology seeks to reveal intelligence by removing the covering that distort the perception, knowledge, and context. Intelligence is not only the capacity to know more, it is also the capacity to perceive clearly, judge without distortion, act consciously, and learn from the consequences. यहाँ पे जब हम एजेंट की बात करते हैं क्वेश्चन 5 में, वहां पे हम कार्मिक कंडीशनिंग की बात करते हैं कि एजेंट की मेमोरी क्या है, उसकी कंडीशनिंग क्या है एजेंट की, क्योंकि एजेंट का जो परफॉर्मेंस है उसकी कंडीशनिंग के ऊपर होता है, जिसको हम बोलते हैं बायस, उसको बोलते हैं हेलुसिनेशन. मैंने उसको कार्मिक कंडीशनिंग से मेरे दिमाग में लिंक किया है. और सोसाइटी ऑफ माइंड जो है एक बुक है, जो AI का जो फर्स्ट लीडर था 1985 में हार्वर्ड में, मार्विन मिन्स्की, उसने बोला कि माइंड में एजेंट्स होते हैं कि जो भी मैं काम करता हूँ, मैं हाथ उठा रहा हूँ, ये हाथ उठाने के पीछे मेरा 10 एजेंट काम करेंगे. एक एजेंट काम करेगा कि डिसीजन लेगा कि मुझे हाथ उठाना है, दूसरा एजेंट मेरा हाथ उठाएगा, तीसरा उंगली को बोलेगा, चौथा मैं जो बोल रहा हूँ वो करेगा. तो एक ह्यूमन माइंड में डिवाइड द ह्यूमन माइंड इनटू अ सेट ऑफ मिलियन ऑफ एजेंट, दे वर्क टुगेदर एंड ईच. सो जो ब्रेन सेल है वो अपने आप में एजेंट नहीं है, बहुत सारे न्यूरॉन मिलके एक एजेंट बनेगा. और ये काम करने के लिए
कई बार 10 एजेंट चाहिए होंगे, कई बार 25 एजेंट चाहिए होंगे जो एक काम को दिशा देंगे। तो ये उसने 85 में लिखा, मार्विन मिन्स्की ने। So agent is a virtual digital simulated worker which is programmed with intent and context to perform designed action. तो हम एजेंट में क्या करते हैं, एजेंट में हम उसको बोलते हैं ये मेरा इंटेंट है, ये मेरा कंटेक्स्ट है, अब तुम ये काम कर। Society of Mind explains how many cognitive agents produce thought. Jain Karma theory explains how those agents become conditioned, selectively activated, distorted, obstructed, or suppressed. There is a agent generate possibilities. Karma governs which possibility become visible, believable, desirable, and executable. Karma is not an agent within a society of mind. It is an inherent governance architecture of that society. तो इसमें अगर हम फंक्शनल मैपिंग करें तो हमारे जो आवरणीय हैं, दर्शन आवरणीय, ज्ञान आवरणीय, मोहनीय कर्मा और अंतराय कर्मा, ये हमारे परसेप्शन गेट हैं. व्हाट एम आई एबल टू विलिंग टू नोटिस, ऑब्सक्यूरिंग परसेप्शन. अगर मेरा एजेंट का परसेप्शन सही नहीं होगा तो मेरी एक्यूरेसी नहीं आएगी. तो बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में क्योंकि उसका इंटेंट, पर्पस, बिलीफ अगर हमने ऐड नहीं किया एजेंट में तो उसका आउटकम नहीं आएगा. तो उसका ज्ञान आवरणीय, व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड, रिकॉल एंड एक्सप्लोर, obscuring knowledge. Mohniya karma, valuation and goal distortion. My goal itself is getting distorted. What appears true, desirable, threatening or important, this will produce a delusion. And antraya karma, what am I capable of doing even after knowing what should be done, obstructing the expression of the energy. So these are the 4 elements which AI has still not worked on it. When they're talking about conscious intelligence, then these are the things the modern AI may have to work around these 4 areas, because each described. First is the perception will improve, knowledge will improve if you can understand this. My Mohniya karma, where my goal distortion can be reduced, and अंतराय कोई एग्जीक्यूशन गेट में अगर अटका हुआ है तो Minsky explained the society of agent within the mind. Jain Karma theory explained the invisible constitution governing that society. Previous thoughts and action create conditioning. Conditioning changes which agent become active. The dominant agents generate new thoughts and action. Those thoughts and action reinforce and transform future conditioning. Minsky agent explain machinery of thought. Jain Karma explains accumulated conditioning of that machinery. Gyan makes knowledge possible. Upayog directs attention. Manovachana Kaya Yog produces thought, speech, and action. Karma produces future perception, knowledge, motivation, and action. Final question: reimagine intelligence, designing a conscious intelligence. This is what today the research is going. Can I design conscious intelligence in the world? This is the generation 1, symbolic AI, knowledge, rules, and action. Second generation, generative AI, knowledge, embedding, LLM, agent, and action. Now, generation 3, what we are looking at it, where the Jain-inspired conceptual framework could be consciousness, knowledge, attention, agents, action, karma, transformation of consciousness. The architecture of conscious intelligence can be understood as a consciousness, perception, knowledge, attention. I'm just repeating again here. AI expands capability by adding data, models, and agents, while Jain epistemology deepens intelligence by refining awareness, conduct, and self-understanding. So this awareness of agent, awareness of AI, conduct, and self-understanding. Future intelligence must therefore combine knowledge plus consciousness plus ethics plus self-transformation. The real challenge may not be building more intelligent machine, but understanding how intelligence becomes wisdom. Future research for our organization at Jain Academy Scholar. Develop a science of semantic universality. Test how accurately one underlying meaning can be preserved across languages, cultures, cognitive capacities, and various ancient systems of knowledge. This is the first topic which can be possibly done. Design ethical agentic intelligence. Develop AI agents whose actions are evaluated not only by efficiency,
but also by intention, consequence, non-harm, fairness, and long-term responsibility. This is a question everybody is asking in the world. Establish a Jain-inspired cognitive science program, connect darshan, gyan, anekantvad, syadvad, karma, samusharna with the neuroscience, psychology, linguistic, and AI through testable interdisciplinary study. So there are three things which could be possibly can be taken up as a research agenda. So end thoughts, the 20th century asks, can machine calculate? 21st century asks, can machine reason? The next century may ask, what is the relationship between intelligence, consciousness, ethics, and wisdom? Perhaps Jain epistemology has been exploring that question for over 2000 years. It's an invitation to a new interdisciplinary research program. Thank you. Excellent, Arunji. It was really a mind-blowing presentation. You have adequately and convincingly summarized and mixed the Jainism with the artificial intelligence and the current scientific approach. It's a really wonderful treat to listen to you today. There must be many questions. Yeah. And in fact, what you have given is a very simple one, but perhaps the life or the progress will not be that simple, but you have given a very good framework. So I invite the questions. Please raise your hand so that we can request you to come on to the deck. Before anyone asks, I will just put one question. You said ethical, you use in the last but one slide. Can it be unethical also a danger of the artificial intelligence? Significant. The most important, dangerous is when you give a power to some agent. Yeah, quite correct. Yes. And that power has a karmas which are based on greed, which is based on जो कषाय जैसे बोलता है एजेंट में कषाय आ जाएंगी तो अनएथिकली प्रोड्यूस होगा ना वो और एजेंट को प्रोग्रामिंग करनी है तो हाउ कैन वी सेफगार्ड अगेंस्ट दैट वन दैट्स माय क्वेश्चन तो सेफगार्ड के लिए जो इसमें कुछ रास्ता निकलेगा कि हम उसमें जो ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी है उसमें ही हम वो डाल दें कि वो जो कषाय हैं और कषाय के जो पात्र हैं वहीं पे वो ब्रेक करें वो एजेंट जो एलएलए मॉडल है वहीं पे रोकना पड़ेगा अगर ऊपर रोकेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी हमें रोकना नीचे से पड़ेगा नॉलेज लेयर से रोकना पड़ेगा उसमें एट द रूट ओनली यू आर करेक्ट रमेश जी प्लीज अब अनम्यूट योरसेल्फ जय जैन सर बहुत बहुत सुंदर आपका प्रवचन आपका जो भाषण था ये बहुत ज्ञानवर्धक है मैं इसमें एक बात ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया न्यूमेरिकल फॉर्म्स कन्वर्ट करने की बात है एक शास्त्र भूवलय जो कि 27x27 का ग्रिड है वो 729 टोटल स्क्वायर्स बन जाते हैं और उसमें बेसिकली वो कर्नाटका से है अच्छा कर्नाटकी भाषा में लिखा हुआ है और उस ग्रिड को न्यूमेरिकली वो लिखा जाता है पूरा शास्त्र और वैसे उस एक ही मतलब उसके कितने 1200 पन्ने तो अवेलेबल हैं कितने खो गए तो उस एक ही ग्रिड में सभी भाषाओं की उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है ये थोड़ा सा इसको अगर हम यहाँ पे जोड़ के देखें तो आप एक बार भूवलय लिखा हुआ है मैं ढूंढता हूँ जी तो जो समोशन वाली बात थी कि समोशन में जो प्रवचन हुए वो 18 महाभाषा और 763 लघु भाषाओं में एक साथ ट्रांसफॉर्म हो सकता था तो उसका जी अब मेरा प्रश्न तो यही था कि इसको से जोड़ के हम देख सकते हैं क्या भाई वो 729 नाम बोल रहे हैं मैं 76 बर्थ जो है 768 है तो हाँ ये जी, जो है जी बिल्कुल बिल्कुल वही बात मैंने देखी ग्रिड जो है आपने बहुत अच्छी बताई क्योंकि ये मैं बोलता हूँ मल्टी डायमेंशनल मल्टी लेयर अगर तुम एक्स वाई एक्सेस में बनाते हो ग्रिड को तो आपने एट्रीब्यूट एक में डाले बिहेवियर दूसरे में डाले तो उसके बाद हम आपको जो शब्द निकलेगा वो बहुत
क्लोजेस्ट निकलेगा, तो जो मॉडल बनेगा वो क्लोजर मॉडल बनेगा, तो वो ये भूविले वाला जो है उसको तो स्टडी करना बनता है। मैं आई डू समथिंग। कर्नाटक में है ना, आपने बताया? कर्नाटकी भाषा में है, और इंटरनेट पे हाँ। बहुत कुछ अवेलेबल है उसका अब तो। और बहुत अच्छा। जैसे कहने को तो कह रहे हैं 100 से अधिक लोग उस पर रिसर्च कर रहे हैं। हम्म। अब तो सही झूठ तो नहीं मालूम। हाँ, नहीं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे इसका मैंने पता नहीं था कि ये तो नंबर में कोई शास्त्र लिखा गया अपने आप में। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये नंबर में शास्त्र लिखा हो जैन जैन आचार्य के द्वारा। बहुत और सुंदर है। उस कहने को उसमें रामायण भी है, महाभारत भी है, कर्नाटकी भी है, संस्कृत भी है, और कितनी भाषाएं उसमें एक ही शास्त्र में है, सो जो ब्यूटीफुल। कि नंबर में लिखा हुआ है। और हाँ, तो पहले कर्नाटकी भाषा में 64 से बनता है वो टोटल तो ये कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स उसके। जी धन्यवाद। अगर किसी ने पहले पकड़ लिया होता तो एआई जो है हिंदुस्तान में आ जाती 10 साल, 100 20 साल पहले आ जाती, 50 साल पहले आ जाती। जी ये अच्छा, इसमें मैं आपको ऐड कर दूं अरुण जी, आप तो इस लाइन के आदमी हैं। ये इसका अभी तक डिकोड नहीं कर पाए, जैसा आपने रमेश जी ने बताया, परसों से लोग इस पर काम कर रहे हैं, पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाए हैं। और ये देशभूषण जी महाराज साहब थे, आचार्य देशभूषण, हाँ जी, हाँ उनके जी। प्रयास से खाली एक हिस्सा उसका डिकोड हो पाया था, और उसके बाद में कुछ डिकोड नहीं हो पाया। और सब लोग क्लेम तो करते हैं बहुत कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है एक्चुअली। तो अच्छा, मैं अगर देख। इसमें आप करेंगे तो रियली बहुत 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 बड़ी चीज होगी। एक एक हमारे ही नाम राशि हैं अरुण जी, अनिल जी, वो भी वहां पर कुछ कर रहे हैं, और भी पहले कई सेमिनार भी हो चुके हैं, लेकिन ये अच्छा। डिकोड नहीं हो पा रहा है। खाली एक पार्ट है, उससे हम कुछ हिंट लेकर के आगे काम कर सके तो बहुत अच्छा है। हाँ। कुछ करते हैं, हमारे प्लेटफॉर्म है, देखता हूँ मैं डाल के उसके अंदर हाँ, कुछ उसमें पेज। है, वो है कन्नड़ भाषा में, मूल कन्नड़ भाषा में है। उसका हाँ। फिर उन्होंने वो संस्कृत भाषा में मतलब ट्रांसफर किया, और फिर हम्म। उसके बाद में हिंदी में किया है, ये अवेलेबल है ये। हम्म। Sir, can we ask अपने इंदौर के अनिल कुमार जी to make some comments because he is here. अभी तो आज तो नहीं दिख रहे हैं अनिल कुमार जी, हैं तो सही इंदौर के, हाँ अभी यहीं सब अपने प्रेजेंट हैं। हाँ अच्छा, अनिल अच्छा। जी। हाँ, हाँ, तो उनका कुछ कमेंट्स स्टेटस ले आप लें तो बताइए अच्छा क्या है रहेगा. सर। Actually, I हाँ। talked to him a few days ago about this, so maybe if he can make some comments, it will be useful. I think जो Yeah, यस, रमेश बिल्कुल जैन साहब बिल्कुल। ने जो point raise किया, it is I think very important. I even offered him to put a student if he wants on this job, but I'm still to get some response from him. अरुण जी अपना yeah. फोटो भी दिखा जय दीजिए सर। हाँ जय हाँ। जिनेन्द्र हाँ, जय हिंद साहब। हाँ जी। हाँ, थैंक यू। नमस्कार। ये श्री भोले का जो टॉपिक उठा, उससे मुझको काफ़ी कुछ सुनने में और आगे और समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो इस श्री भोले के बारे में जो अभी बताऊं कि हम लोग कुंद कुंद ज्ञानपीठ के अंदर काफ़ी कुछ इस पर काम कर चुके हैं। और जहाँ तक डिकोडिंग का सवाल है, इसके सारे जितने चक्र उपलब्ध हैं, करीब करीब 1200-1300 चक्र जो उपलब्ध हैं, उन सबके डिकोडिंग का मैकेनिज्म हम लोगों ने तैयार कर लिया है। और उसको पब्लिश करने के लिए इसकी जो मैन्युस्क्रिप्ट में अभी भी जो है, ये हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट है इसकी, उसको डिजिटाइजेशन का काम भी चल रहा है। और हो सकता है अगले कुछ महीनों में हम लोग सारे के सारे चक्रों का डिजिटल वर्जन तैयार कर लेंगे, और उसको डिकोड करके भी, उसको डिकोडिंग की तो पूरी मैकेनिज्म पूरा एक्सप्लोर कर लिया गया है, और उसको मैथमेटिकली पूरा टेस्ट करके भी देख लिया गया है कि सारे के सारे चक्रों में, चूंकि इसके हर एक अध्याय में की अलग अलग तरह की लगती है, जो अंकों से वर्णों में लेके आते हैं, तो वो मैकेनिज्म समझ लिया गया है, और उसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी कुछ काम भी किया है। और इसको एक ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से हम लोग 12 सत्रों में इसको, जो जन साधारण इसमें जो रुचि रखते हैं उनके लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग कोर्सेज भी चला रखे हैं। 12 सत्र अभी तक चल चुके हैं, जिसमें हम अंक लिपि से वर्णों को निकालना, और वर्णों से फिर कैसे दूसरे दूसरे जो मूल साहित्य निकल के आता है, वो कन्नड़ भाषा की कविता निकल के आती है। उस कन्नड़ भाषा की कविता में छिपे हुए जो दूसरे अंतर साहित्य, जिसको हम बोलते हैं बहुभाषीय साहित्य, कि कैसे प्राकृत की गाथाएं निकल के आती हैं, कैसे संस्कृत के श्लोक निकलते हैं, कैसे हमारे समय सार तत्वार्थ सूत्र निकलते हैं, इसका एक प्रैक्टिकल हम लोग
ट्रेनिंग भी देते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देते हैं। तो इस तरह अवेयरनेस तो काफ़ी बढ़ाई गई है इसके थ्रू। अब चूंकि हम लोगों के पास में प्रचार के माध्यम बहुत कम हैं, तो ये बहुत जगह नहीं पहुंच पाया कि ये इसके सारे के सारे अध्यायों के डिकोडिंग के मैकेनिज्म हो चुके हैं। और अभी जो सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ है इसके अंदर जो हैंड रिटन जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें काफ़ी गलतियां कई जगह पे छूट गए हैं, ओमिट हैं, कई जगह पर बहुत अस्पष्ट हैं। उन सब कुछ सुधारना है। उनको सुधारने की हम लोग कोशिश काफ़ी कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए जितना समय और लग जाए, क्योंकि हमारे पास भी साधन थोड़े से कम पड़ जाते हैं, लेकिन इस पर काम चल रहा है और बहुत सारे लोग इस पर काम करने को उत्सुक हैं। कुछ लोगों ने एआई भी यूज़ किया है। एक गौरव जैन करके अमेरिका में हैं, उन्होंने एआई से इसको डिकोड करने की कोशिश की है। एक विद्यार्थी हैं ये कनाडा में, उन्होंने भी एआई पे इसको लाने की कोशिश की है। और कुछ लोगों ने और भी इस पे नई चीज़ें ढूंढी हैं। और लेकिन इसके अंदर अभी खोज का बहुत बड़ा स्कोप बाकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके 9 खंडों में से सिर्फ एक ही खंड उपलब्ध हुआ है, जो कि नेशनल आर्काइव्स ऑफ न्यू दिल्ली में था, जिससे कि हम लोगों ने काम किया है। बाकी 8 खंड कर्नाटक के किसी किसी जगह पर रखे हुए हैं, किसी के प्राइवेट कलेक्शन में, और वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से। अब उसके लिए अगर कोई एक अच्छा एफर्ट लगाया जाए उनको डिस्कवर करने का, वो भी एक बड़ा भारी प्रोजेक्ट है। हाँ, डिजिटलाइजेशन तो अब कर सकते हैं ना, वी कैन एटलीस्ट रिकवर डिजिटलाइजेशन ऑफ दोज खंड। किसी से बात करते हैं, कहीं हमें मिलता है, तो आई थिंक दिस वेरी इंपॉर्टेंट। दिस न्यूमेरिकल टू वर्ड्स जो है, ये सोचना भी कि न्यूमेरिकल में कोई शास्त्र लिखेगा, मैंने पहली बार सुना, बट ये आपने मुझे पता नहीं डॉक्टर था। राजेंद्र प्रसाद ने इसको 8वां आश्चर्य बोला था दुनिया का, डॉक्टर राजेंद्र जी प्रसाद प्रेसिडेंट सर ने। ऑब्वियसली जी जी। ये तो बहुत बड़ी बात जी है। सर। Sir, the point is कि what you are doing, Anil Kumar Sahab, can we join it with what Arunji said? Can we combine the two? Because I thought they are, that is the point I would like to hear from आई the वुड लाइक experts. टू डू दैट, बट कुंद ज्ञानपीठ का थोड़ा सा जो मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर है, मतलब थोड़ा सा ऐसा रहता है कि वो थोड़ा कंजर्वेटिव तरीके से काम करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल होती है। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं इस पे जो भी मेरे पास जानकारी है, आई वुड लाइक टू शेयर इट। ओके, तो वो जो वीडियो कैसेट, वीडियो रिकॉर्डिंग्स होंगी तो थोड़ा शेयर कर लेना हमसे, और जो भी है, जी, जो भी मैं पेपर है। आपसे, हम लोगों ने इसके ऊपर 9 प्रकाशन भी कर दिए हैं, 9 पुस्तक के प्रकाशन भी हो चुके हैं अच्छा अच्छा। कुंद ज्ञानपीठ से ही, इसी के अलग अलग एस्पेक्ट को लेकर के। और कुछ पेपर्स तो ऑलरेडी है ही हम लोगों के, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। इसके मैथमेटिक्स एनालिसिस के लिए एक मैथमेटिक्स इन जर्नल लिटरेचर करके एक पब्लिकेशन हुआ था, उसमें भी इसका पूरा इसकी जो मैथमेटिकल एनालिसिस की इसका एक पेपर है वहाँ पर। अब फिर अभी जो सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म पर एक जो पुस्तक प्रकाशित हुई, उसमें भी इसके ऊपर एक आलेख है। और कुछ पुस्तकें भी हैं जो हम लोगों ने लोगों के लिए प्रकाशित की हैं। तो हमारा प्रचार बहुत कम हो पाया है, ये बात सही है। इस कारण बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जानकारी नहीं हो पा रही है। तो कोशिश करेंगे कि इसको और हम जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो उसके बारे में और कुछ करें। और बिल्कुल। डॉक्टर भंडारी जी का बहुत बड़ा ऑफर हमारे पास में ऑलरेडी है कि वो इसके लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था, हमारा मैनेजमेंट थोड़ा सा चीज़ों को डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगाते हैं ज़्यादा। तो वो अभी हम उस उलझन में हैं कि कैसे हम इसका रास्ता निकालें। और लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि इसको हम जितने ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सकें, और जितने ज़्यादातर लोगों तक इसकी जो भी हमारी खोज है, जो भी हमने एक्वायर किया नॉलेज, शेयर कर सकें। अरुण जी, मेरा एक क्वेश्चन है। In neurosciences, we recognize language as the two part. One is verbal language and another is the non-verbal language. What I could make out was the artificial intelligence is talking only on the verbal language. Are they able to handle? Because Samosran was nothing but a non-verbal language. So are we proceeding on that side? नहीं, उसमें हम जो एजेंट की मेमोरी में हम नॉन वर्बल फीलिंग्स तो डालने, अभी डालना
मतलब रिसर्च वहीं पे चल रही है कि नॉन वर्बल जो इमोशनल कंटेंट है, फीलिंग कंटेंट है, जो जिसको मैंने बोला they are the basics of the non-verbal. Non-verbal is much more advanced. वो तो बहुत बड़ी Electromagnetic waves and beyond that one. हाँ, वो तो भी आई थिंक एआई में दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट राइट नाउ, जो हमारे पास जो इंटरप्रिटेशन हमारे जैन शास्त्र की वो हमारे पास कंटेक्चुअल नहीं है. समटाइम वी गेट इनटू द ब्लॉक ऑफ व्हाट वाज टोल्ड इन दैट पीरियड ऑफ टाइम. उसका जो कंटेक्चुअलिटी है आज के समय के हिसाब से अगर हम लेते हैं, मैं बोलता हूँ दर्शन इज अ डिजाइन थिंकिंग. मैं उसको नए शब्द में बदलता हूँ तो लोगों को यूथ को अटेंशन मिलती है. ये लीडरशिप के प्रिंसिपल्स हैं, ये पूरे जैन शास्त्र है, पूरा लीडरशिप के प्रिंसिपल है. लास्ट टाइम जो मैंने बोला जैन सिस्टम ऑफ नॉलेज इज लीडरशिप उसके अंदर निहित है, तभी तो हम सर्वाइव कर पा रहे हैं. अगर वो लीडरशिप हमने वो शास्त्रों से नहीं पढ़े होते हैं तो ये छोटे से 40 लाख लोग दुनिया में सर्वाइव कैसे करते हैं? ये तो ये तो बहुत सर्वाइवल लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं वहां पे, जो हमें कंटेक्चुअलाइज नहीं कर रहे हैं. हमारे पास इम्प्लिसिट है और टैसिट है, बट उसको हम एक्सप्लिसिट नहीं कर रहे हैं. और ये जो जैन एकेडमी स्कॉलर्स आपने बनाई, तो उसमें ये इसको हमें एक्सप्लिसिट करना है, जो हमारी शक्ति है. Quite correct, Arunji. Thanks a lot. You have given a new direction to every one of us, and we are really grateful to you. Thank you. Anilji, please advise. थैंक यू अरुण जी. और आपने कुछ वो सब्जेक्ट भी सुझाए हैं फर्दर रिसर्च के लिए. थैंक यू सो मच. सो आवर नेक्स्ट स्पीकर इज मिस नेहा जैन. She is a psychology PhD scholar and mental health practitioner, bridging classical Indian philosophy with contemporary philosophical science, psychological science. So, her doctoral research explores how Apagraha, the Jain and yogic principle of non-possessiveness, shapes self-regulation, ethical living, and psychological wellness. More broadly, she advances Jain studies through psychological application while also conducting empirical research on student stress, loneliness, and AI-driven emotional support, building integrative model of well-being that honor both psychological rigor and Indian contemplative traditions. So now this is for Neha Jain. Her topic is current mind, brain debate and perspective. So Neha Jain, please. Neha ji, unmute yourself. I'm so sorry. Now it's... Jai Jinendra everyone. And मेरा आज का टॉपिक है द माइंड इन जैन ट्रेडिशन एंड अंडरस्टैंडिंग द मनस थ्रू मना पर्याय ज्ञान. तो मना पर्याय ज्ञान क्या होता है कि जैनिज्म में हमारे पास दो तरह के मेन कॉग्निशन है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष. तो मति और श्रुति कम्स अंडर परोक्ष, जिसके लिए हमें सेंसेस की जरूरत पड़ती है, सेंसेस और माइंड दोनों की जरूरत पड़ती है वो कॉग्निशन के लिए. लेकिन कुछ कॉग्निशंस हैं जैसे अवधि ज्ञान, मनपर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये डायरेक्ट हैं. इनके कॉग्निशन के लिए हमें सेंसेस की जरूरत नहीं पड़ती है. तो उनमें से एक जो सेकंड है वो मना पर्याय ज्ञान है. तो इसको हम अभी थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे काम करता है और उससे हम मनस के बारे में और क्या समझ सकते हैं. अवधि ज्ञान से ये कैसे अलग है, क्योंकि केवल ज्ञान तो एक बिल्कुल ही वो ओमनीशियंस है, पर अवधि ज्ञान जो है वो चीजों को डायरेक्टली और कहीं पे भी कॉग्नाइज कर सकता है, परसीव कर सकता है. लेकिन मना पर्याय में
किसी का माइंड हम रीड कर सकते हैं और उस माइंड के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो थॉट्स हैं, उसको हम समझ सकते हैं। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे कि मनः पर्याय का प्रोसेस कैसे चलता है पूरा, और उसमें मनस का क्या रोल है और उससे हम क्या सीख सकते हैं। पर उस पे आने से पहले एक बेसिक रिकैप, वैसे हम ये डिस्कस कर चुके हैं बट मैं क्विकली इसको ये करूंगी कि मनस जो है वो जैन ट्रेडिशन में, फिलोसफी में एक क्वाजी सेंसरी ऑर्गन है। तो ये सेंसरी ऑर्गन तो है, इसको अनिंद्रिय कहा गया है। तो और ये अंतःकरण मतलब अंदर होती है हमारे, इनसाइड दिस बॉडी। और ये फुल सेंस भी नहीं है, लेकिन ये सेंस है। दो तरह की होती है, द्रव्यमन और भावमन। और ब्रेन इससे अलग है, क्योंकि जो ब्रेन है वो औदारिक बॉडी का पार्ट है, जो औदारिक वर्गणाओं से बना है। जबकि जो द्रव्य मानस है वो मनोवर्गणाओं से बना हुआ है, स्पेशल मेंटल माइंड मेकिंग मटेरियल्स जो होते हैं। भाव मन जो है वो विशुद्धि है अपनी सोल की, जीव की। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। द्रव्य मन और भाव मन एक दूसरे के साथ ही काम कर पाते हैं यूजुअली। सो अभी हम प्रोसेस समझने की कोशिश करेंगे। ये मैंने दो तरह से, दो बार इसको प्रोसेस को रखा है अलग अलग तरीके से। पहले थोड़ा सिंपल और बाद में थोड़ा सा डिटेल्ड है। तो क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट है जिसके हमें माइंड को समझना है, वो कुछ सोचेगा, कुछ इंटेंट करेगा सोचने के लिए, और उसके भाव मानस से वो ट्रिगर होगा द्रव्य मानस। वो द्रव्य मानस का शेप या पर्याय उसके चेंज होंगे। अब अ, जब जो नोअर है, जिसको उसका माइंड रीड करना है, उसको सबसे पहले स्पिरिचुअली रेडी होना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर टाइप के जो उसके कर्म पार्टिकल्स हैं, वो उनका क्षयोपशम होना जरूरी है। सबसे पहले वो होगा, जिससे फिर उसके बाद वो कैपेसिटी उसके अंदर आएगी कि वो मनः पर्याय ज्ञान ले सकते हैं। फिर ये नोअर जो है, इनका कॉन्शियसनेस जो उपयोग के रूप में मति ज्ञान को डायरेक्ट करेगा उसके जो सब्जेक्ट है उस तक, उसको टारगेट को लॉक करने के लिए। फिर उसके बाद सेंसरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। अब जो सोल का है वो डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है उसके मन, जो द्रव्य मन है वहां पे, जहाँ पे वो पर्याय जो मॉडिफिकेशंस हैं वो हो रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम दोबारा एक बार देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा डिटेल्ड है कि मन का कैसे इसमें रोल हो रहा है। तो पहले जो लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है वो है, अगेन सब्जेक्ट जो है वो कॉन्शियस थिंकिंग में इन्वॉल्व है। जब वो कॉन्शियस थिंकिंग कर रहा है, उनका भाव मन, उन्होंने इम्प्रिंट किया द्रव्य मन पे। और द्रव्य मन की अभी जो उस वो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस के अंदर जा रहा है, मतलब पर्याय उसकी चेंज होके कुछ बन रही हैं थॉट्स के अकॉर्डिंग। और ये मॉडिफिकेशंस हैं, जो द्रव्य मन है, ये ही ऑब्जेक्ट है मनय पर्याय ज्ञान का। यहाँ ये परसीव किया जाता है। नोअर की साइड पे क्या हो रहा है कि जो सोल है उसने अगेन वो उपयोग को डायरेक्ट किया, और उसने उपयोग से भाव मन ने मति ज्ञान को फिजिकल जो द्रव्य मानस है वहां पे भेजा कि ये तुम्हारा टारगेट है, और वो फिक्स हो गया। और ये जो भाव मन है, ये द्रव्य मन पे एंकर्ड है। तो इसलिए द्रव्य मन का भी वहां पे ये रोल है, वो ऑन्टोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है उसको। फिर ये होने के बाद जो द्रव्य मन और भाव मन, मति ज्ञान, जो इह मति ज्ञान है, ये सबका रोल यहाँ पे टारगेट लॉक करने तक खत्म हो जाता है। उसके बाद जो सोल है वो डायरेक्टली जो है जो मनो द्रव्य मन की जो पर्याय चेंज हो रही हैं उसको परसीव कर सकता है। और वहां से फिर वो मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर लेगा कि क्या थॉट्स चल रहे थे, क्या ऑब्जेक्ट और या किन थॉट्स के बारे में सोचा जा रहा था।
तो ये पूरा प्रोसेस है। अब इसमें द्रव्य मानस और भाव मानस का क्या क्या रोल है स्पेसिफिकली नोअर और सब्जेक्ट की साइड पे। तो नोअर की साइड पे द्रव्य मन जो है वो एक आधार बनाता है, क्योंकि एक तो जो क्षयोपाशम है उसका जो कर्मों का जिससे स्पिरिचुअल प्रिपरेशन होगी मना पर्याय ज्ञान के लिए, वो द्रव्य मानस में होती है, तो वो आधार प्रोवाइड करता है। और जो भाव मानस है वो मति ज्ञान को डायरेक्ट करता है। तो ये इन दोनों का रोल है। जो सब्जेक्ट की साइड पे है, द्रव्य मानस लोकेशन प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसको आपको परसीव करना है, और दूसरा वो खुद ही ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसकी वर्गणाएं चेंज हो रही हैं जिसको परसीव करना है, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस परसीव करने हैं वो। और भाव मानस जो है वो कंटेंट जनरेटर है एक तरीके से, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसकी सोल ने कुछ इंटेंट किया, भाव मानस ने सोचा, वो इम्प्रिंट हुआ, तो जनरेटर उसका भाव मानस है। तो अब यहाँ पे कुछ कंसिडरेशंस हैं जो इम्पोर्टेंट है। लाइक ऋजुमति और विपुलमति दो तरह का मनोपर्याय ज्ञान होता है। ऋजुमति थोड़ा ग्रॉस है कंपैरेटिवली, और विपुलमति और सटल है। तो ऋजुमति जो होता है वहां पे फिक्स्ड और कंप्लीटली थॉट जो पूरी तरीके से सोच लिए गए और फाइनल थॉट्स हैं वो होते हैं। जो विपुलमति है वहां पे अर्धचिंतित और बल्कि जो अभी सोचे भी नहीं गए हैं वैसे थॉट्स होते हैं। तो विपुलमति ज्यादा सटल है, हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल कैपेसिटी वहां पे चाहिए, और यहाँ पे मति ज्ञान का रोल नहीं है। लेकिन ऋजुमति में ही मति ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो एक तरीके से ये लेवल है, प्रोसेसिंग का लेवल है कि नोअर की जितनी सोल प्योरीफाई होगी उस हिसाब से वो ज्यादा हाई लेवल के थॉट्स को मतलब पूरी तरह नहीं सोचे गए थॉट्स को भी परसीव कर सकेगा। दूसरा जो लोकेशन है द्रव्य मानस की जो हम बात कर रहे थे अभी, उसमें थोड़ा डिस्टिंक्शन है यहाँ पे दोनों हमारे सेक्ट्स में। दिगंबर ट्रेडिशन में मानते हैं कि जो द्रव्य मानस है वो हार्ट पे होता है, यहाँ पे कंसंट्रेटेड है। लेकिन श्वेतांबर ट्रेडिशन में मानते हैं कि वो जो हमारे आत्म प्रदेश है उनके साथ कोरिलेट करता है और पूरे शरीर में होता है। तीसरा है जो काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए हमें, कि मतलब इस पे भी डिबेट है कि जो अब हमने जो मनो द्रव्य मन में जो पर्याय चेंज हो रही है वो हमारा मना पर्याय ज्ञान समझ रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट था ओरिजिनल भाव मन में या वो, उसका क्या वो डायरेक्ट परसीव हो रहा है या वो इन्फरेंस है, यहाँ पे सहमति नहीं है। जैसे जिन भद्र और बाकी लोग मानते हैं कि इन्फर कर रहा है। वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट अपने क्लाइंट के मेंटल स्टेट समझने के लिए उनके एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को परसीव करता है और वहां से इन्फर करता है कि इसका मेंटल स्टेट क्या होगा। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है सुखलाल की बुक में। तो वैसे लेकिन पूज्यपाद अक्लंग कुमा स्वाति दे से कि डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट परसीव हो जाता है, डायरेक्टली इंट्यूट हो जाता है। तो अभी इस पे मुझे कोई फाइनल वो नहीं मिला था जब मैं इसको पढ़ रही थी। अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि हम कह रहे हैं कि मनोपर्याय ज्ञान तो डायरेक्ट है, कि डायरेक्ट का होने का मतलब है इसमें हमें सेंसेस की जरूरत है नहीं, मतलब माइंड की भी जरूरत नहीं है, ना ही ये ग्रॉस सेंसेस की जरूरत है पांचों की। लेकिन हम बार बार यहाँ पे बात कर रहे हैं द्रव्य मानस, भाव मानस, और हम बात कर रहे हैं मति ज्ञान की, तो ये सब हो रहा है, फिर ये डायरेक्ट कैसे हुआ? तो इसका आंसर एक दो एग्जाम्पल से दिया गया है। जैसे कि वो कहते हैं कि जैसे आसमान में चांद हम परसीव करते हैं, तो आसमान उसको खाली लोकेशन या कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो ज्ञान नहीं है, परसीव तो हम चांद को कर रहे हैं। तो सिमिलरली जो द्रव्य मानस है नोअर सब्जेक्ट का, वो खाली कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो एक्चुअल वो नहीं है जो परसीव किया जा रहा है, वो इंस्ट्रूमेंटल नहीं है परसीव करने में। तो इसीलिए ये डायरेक्ट है। अगेन जो नोअर का द्रव्य मानस है जो
बेस तैयार कर रहा है, आधार बन रहा है, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टर से। कि इलेक्ट्रिसिटी जो सोल की प्योरिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी हम समझ सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी वो अपने आप में डायरेक्ट काम कर रही है, लेकिन उसको कंडक्टर की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो कॉपर है वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये डिफरेंस क्रिएट हम समझ सकते हैं हम यहाँ पे, कि द्रव्यमानस जो है नोअर का, वो एज कंडक्टर काम कर रहा है, और वो भी टेम्परेरी। उसके बाद डायरेक्ट कनेक्शन होता है सोल से उस ज्ञान का, उस ऑब्जेक्ट का। और थर्ड है कि माइंड जो सब्जेक्ट का माइंड है वो ऑब्जेक्ट है, उसको परसीव किया जा रहा है, लेकिन ज्ञान डायरेक्ट सोल को हो रहा है, जो नोअर की सोल है। तो ऑब्जेक्ट होना टूल होने के बराबर नहीं है। तो इसीलिए ये डायरेक्ट कॉग्निशन है, प्रत्यक्ष है, इसको हम अप्रत्यक्ष नहीं कह सकते। तो अ, भले ही यहाँ पे हमारे पास द्रव्य मानस, भाव मानस, सब चीजों मति ज्ञान का बार बार यूज हो रहा है, बट वो खाली सपोर्ट कर रहे हैं इस सब चीजों को, लेकिन जो कॉग्निशन है वो डायरेक्ट है, सोल के द्वारा। फिर इससे हम क्या समझ सकते हैं? एक तो जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि दो दो तरह के माइंड हैं, स्ट्रिक्टली डुअलिस्टिक हैं हमारे पास। अब यहाँ पे है कि सेकंड है कि हम ये समझ रहे हैं कि ब्रेन जब सोचता है हमारा, तो उसकी शेप्स, वो मॉडिफिकेशन होते हैं उसके अंदर, जो कि मतलब जो रिसेंट साइंसेस हैं वो उसके उसके साथ पैरेलल है ये वाली नॉलेज। क्योंकि वो भी कहता है कि जब थॉट्स हैं, उनके पास, थॉट्स के पास कैपेबिलिटी है फिजिकल चेंजेस लाने की, बॉडी में, माइंड में, सब में। थर्ड है कि मनस जो है वो कंटेनर का काम करता है, या लोकेशन का काम करता है, जहाँ पे नॉलेज रहती है, लेकिन वो नोअर नहीं होता। तो मे बी अगर मतलब इससे मेरे माइंड में आ रहा था कि मे बी जैसे आइंस्टाइन का शायद वो ब्रेन रखा गया था कि उसको स्टडी करने के लिए, या पूरा नर्वस सिस्टम भी किसी का रखा जाए, वहां पे मेमोरीज या कुछ जो भी है वो नॉलेज सिस्टम पूरा स्टोर रहेगा, पर उसको समझने के लिए तो सोल की जरूरत पड़ेगी। तो मनस जो है वो जान नहीं सकता, वो खाली स्टोर करता है, वो खाली लोकेट करता है चीज, इंफॉर्मेशन को। और जो लिमिट है कि जब जब तक हमें एक लेवल की प्योरिटी हमारे अंदर नहीं होगी, प्रिपरेशन नहीं होगी, तो कोई भी सोल इस तरह का ज्ञान उपलब्ध नहीं कर सकती। और जैसा कि वो कहते हैं कि इस काल में तो पॉसिबल ही नहीं है, सातवें आठवें गुण स्थान से पहले पॉसिबल नहीं है। तो वो लिमिटेशन है। अब एक जो डिबेट चलती है वो कंप्यूटेशनल फंक्शनलिज्म, जिसमें जो वो कहता है कि मे बी कभी जो एआई है वो कॉन्शियस हो सकता है, पर जैनिज्म के हिसाब से तो वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो द्रव्य मानस तक, क्योंकि वो द्रव्य को समझ रहा है, वहां तक लिमिट रह सकता है, लेकिन सोल नहीं बन सकता। सोल क्योंकि अलग एलिमेंट है, अलग तत्व है, तो वो मेरी अंडरस्टैंडिंग में जैनिज्म के हिसाब से पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा, फिर टेलीपैथी के साथ मनोपर्याय को हम इक्वेट करते हैं, काफी सिमिलर है, लेकिन टेलीपैथी में माइंड टू माइंड रीडिंग हो रही है, मेंटल टू मेंटल चीजें वो रीड कर रहा है, लेकिन मनोपर्याय में सोल इन्वॉल्व है। तो बेसिक डिफरेंस ये है। इसके अलावा मैं जब इसको थोड़ा सा देख रही थी तो कुछ मुझे स्टडीज मिली, जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स में मैंने नहीं पढ़ी है अभी, लेकिन एक था कि कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जहाँ पे उन्होंने एफएम मतलब एक किसी इंसान को कुछ सोचने के लिए बोला, किसी व्यक्ति को, और एफएमआरआई के थ्रू उन्होंने खाली अ, उसके ब्रेन वेव्स को स्टडी करके, पैटर्न्स को स्टडी करके वो चीजें कॉग्नाइज कर ली, और उसमें अराउंड 80% सक्सेस रेट था, 78 शायद था, कि वो एक्यूरेटली जान पाए कि क्या हो रहा है, इसने इसने क्या सोचा था। तो
प्रोबेबली वो जो मना पर्याय जो चेंज हो रहा है वो उसको शायद वो रीड कर पा रही है मशीन वहां पे। और कुछ कुछ एक स्टडी ऐसी भी हुई थी कि कुछ इमेज सोचने के लिए कहा गया, विजुअलाइजेशन। तो वी उन्होंने वो ब्लर सी इमेज क्रिएट कर दी थी मशीन ने। तो इससे ये लग रहा है कि मशीन जो है वो अगर हम कनेक्ट तो जो मेंटल मॉडिफिकेशंस हैं वो पढ़ तो पा रही है उस हिसाब से। पर इसको हम मना पर्याय नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि कनेक्टेड है वो जो मशीन है, डिवाइसेस हैं, वो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी बॉडी से, ब्रेन से इधर। तो डिस्टेंस से नहीं हो रहा है अभी कुछ भी। हालांकि कुछ क्वेश्चन कभी माइंड में आता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम बातें करते हैं तो हमारा फोन वो ऐड दिखाता है, लेकिन कभी कभी काफी लोगों का ये एक्सपीरियंस है कि जो हम सोचते हैं वो भी हमें एड्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो कैसे हो रहा है, तो वो पता नहीं। लेकिन उसी के लिए मैंने ये सर्च किया था थोड़ा सा, तो मुझे नहीं मिला ऐसा कुछ कनेक्शन। तो ये, हाँ, थैंक यू। जय जय। Thank you, Ms. Neha. You have given a new insight and how the thoughts are converted or the transmitted from one place to another one. Though there are many questions which are not answered and cannot be answered at the present state, I agree with you. Now, I wanted to know that are the Dravyaman and the Bhavman, are they interlinked or they are at a different places? मतलब उनकी लोकेशन आप पूछ रहे हैं कि हमारी बॉडी में किधर है? Location, no means we're connected, whether it's a distance or the near, are they connected to each other and connected by what means? If it is हाँ जी सर जी, मतलब हमारे पास एक श्लोक आता है, कुछ मुझे श्लोक पूरा याद नहीं है, लेकिन उसमें उसका मीनिंग ये है कि द्रव्य मन भाव मन को निमित्त है। मतलब भाव मन yeah, द्रव्य quite मन के correct. बिना काम ही नहीं कर सकता। So तो यस, दे आर कनेक्टेड। so in that way, the soul is also dependent on the man only for हाँ, its existence. फॉर इट्स So एग्जिस्टेंस। existence means to present in our body or our environment. Otherwise, once it is free from the mind, then it will go into the मतलब कहते हैं ना यस अनंत यस, में. जी 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 जी। This her presentation is now open for discussion. भंडारी सर बोलिए, माइक ऑन। हाँ नेहा जी, very very nice presentation. I'm very happy थैंक यू about सर। to learn so many things. मेरा क्वेश्चन था कि ये जो माइंड रीड करता है, आर दीज द न्यूरॉन स्ट्रक्चर्स दैट आर ट्रांसफर्ड? यू मेंशन कि वो कुछ वेव्स से ये ट्रांसमिशन और रिसेप्शन होता है इसका, मन पर यह ज्ञान का। सर तो जैनिज्म के हिसाब से तो ये है कि जब जैसे कोई भी ब्रेन जब सोचता है तो उसकी वर्गनाओं में चेंजेस, जो मना वर्गना जो बना हुआ है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। तो जब उसने पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल मैं एक ये लैपटॉप के बारे में सोच रही हूँ, तो पर्टिकुलर शेप ले लेगा मेरा जो द्रव्यमान है वो। नहीं, my point is, can we connect to the neuron structures? When we think, then neuron structures are formed. If we think intensely, then very long-living neuron structures through synapses and all these are formed. So, are we perceiving in Manpriya Gyan these structures? You mentioned that some waves are transmitted. So, my point is, it is not that alpha, beta, gamma waves, that is what I think, but it is the neural structures which are perceived. एंड वो जो, तो उसके बारे में आपके कमेंट चाहिए थे, वेदर दिस लाइन ऑफ थिंकिंग इज करेक्ट और नॉट. When you think hard, then bigger neuron structures will be formed, more intense and so on. And when you think very with less intensity, then very mild structures will be formed and small ones.
सो प्रदेश वगैरह जो है अपने, उसकी इंटेंसिटी, उसका एक्सटेंट, ये सब उसमें आते हैं. सो इन मन पर्याय ज्ञान आर वी ओनली कंसीडिंग the structures, or is there another way, what you said, प्रत्यक्ष जो कह रही थी आप, तो यहाँ सर. थोड़ा मेरा क्लैरिफिकेशन चाहिए था आपसे. सर, इसमें मेरा अभी पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं है, क्योंकि मतलब मैंने अभी रिसेंटली पढ़ना शुरू किया है इस सबको. लेकिन डिबेट जरूर है जो मुझे काफी फैसिनेटिंग लगी थी, कि खाली स्ट्रक्चरल चेंजेस परसीव किए जा रहे हैं या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी परसीव हो रहा है विदाउट एनी इन्फेरेंस. यहाँ पे सहमति नहीं है स्कॉलर्स के अंदर. नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, या थॉट्स, वी आर रिसीविंग थॉट्स, दैट यू कॉल ऑब्जेक्ट और व्हाट? सर, ऑब्जेक्ट हाँ, अगर थॉट्स हैं, मतलब यहाँ पे दो अलग चीजें हैं. एक है ब्रेन में स्ट्रक्चरल चेंजेस, में नहीं, माइंड में, द्रव्य मानस में स्ट्रक्चरल चेंजेस, वो एक ऑब्जेक्ट हुआ जिसको तो सब सब सहमत हैं कि वो परसीव किया जा रहा है, तभी इसका नाम मनः पर्याय ज्ञान है. लेकिन मनः पर्याय कैसे बनी? मनः पर्याय बनी जब उसने किसी चीज के बारे में सोचा. तो वो जो चीज है जिसके बारे में सोचा, वो थॉट भी हो सकती है, वो कोई वस्तु भी हो सकती है, कुछ भी. उसको डायरेक्टली परसीव कर रहे हैं या नहीं, अभी इस पे सहमति नहीं मिली मुझे. I suggest you try to connect with neural structures. That will, I think, be very useful. Thank you. ओके सर. पराग जी, अनम्यूट योरसेल्फ. पराग जी. जय जिनेंद्र Yes. मैडम, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव टॉक हुआ. मेरा एक सवाल है कि ये द्रव्य और भाव मन जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में, उसमें वर्किंग क्या फर्क होता है या सेम है, कैसा है अकॉर्डिंग टू जैन दर्शन? सर, नो आइडिया, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा. इंटरेस्टिंग, मतलब काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं पढ़ूंगी सर, अभी नहीं पढ़ा है. ओके ओके. एनी अदर क्वेश्चन? जैसा भंडारी साहब ने कहा था, अल्फा बीटा गामा, by definition they are sum total of all the waves. It is not the individual. And once you can make out the individual one, then you will, when EM waves or the radiomagnetic waves, if you will have individual waves recording, right now we are not able to, even with our conventional 32 channels, or you go to the 140 channels, it will not be recorded. It is sum total of the what is going under. So it is not a single one or a single point that you are recording. But once intracortical recording will come, then perhaps we may be able to answer Bhandari Saab, is that what is that one? And second is what his other question was, that can you transmit the waves? Yes, you can transmit the waves. That's the only way you can transmit from one source to another wave. But what is that wave and how to record? That is the big question and big challenge. Not the question, is the challenge. Can you record those waves? So that is the answer. Any other question? If there is none, I pass on to Dr. Anil Ji once again. थैंक यू डॉक्टर संचेती साहब. सो आज हमने ये 2 लेक्चर सुने, उसमें एक अरुण जी का था और एक ये नेहा जी का था. बोथ आर एक्सीलेंट अनडाउटेडली. तो अरुण जी ने तो कई एवेन्यूज खोल दिए फॉर रिसर्च, उन्होंने टॉपिक भी दिए हैं. और साथ में इंदौर वाले अनिल जी हैं, उन्होंने भी एक बात रखी है. तो दोनों मिलकर के कुछ आगे उस संबंध में काम करेंगे. और इधर हमारे ये दिलीप जी हैं बॉम्बे वाले, वो भी इस पर कुछ काम कर रहे हैं. तो ये सब मिलकर के कुछ एक टीम बने और एक काम करें कि किस तरह से जैसे तीर्थंकर के लिए बात कर रहे थे, तो किस तरह से वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर पाते हैं. तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा. लेकिन मतलब जो एआई से इन्होंने जो संबंध जोड़ा अरुण जी ने, और साथ में जैन प्रिंसिपल्स को जोड़ा, रियली इट वाज एक्सीलेंट. मतलब किस तरह से एट्रीब्यूट्स हम लें और किस तरह से उसको ऐड करें,
और कितना वेटेज दें, तो जिससे हमको सही रिजल्ट निकले। रियली इट वाज ग्रेट। आप मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं। इसको और आगे बढ़ाइए, हम तो यही चाहेंगे। और इधर ये नेहा जी ने भी ये जैन धर्म के हिसाब से और साथ में साइंटिफिक एस्पेक्ट लेकर के अपने विचार रखे और अभी काम कर ही रही हैं। तो हम समझते हैं कि आज इन्होंने जो प्रेजेंट किया रियली वो बहुत अच्छा था। और जिस तरह से उनकी ये एंथुजिया है उनका, वो रियली वो और आगे इसमें कुछ जरूर ऐड करेंगी। और किस तरह से मतलब ये फार ऑफ चीज़ों को भी हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और उसको लेकर के भी वो कुछ और नई खोजबीन करेंगी। तो इट इज़ रियली ग्रेट। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके साथ में मैं कुछ दो, ये विपिन जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या साहब? मैं आपको बीच में नहीं, अच्छा। तो मैं इसमें एक चीज जो है कि जैसे भी स्पीकर्स को कहना चाह रहा था कि आपसे एक तो रिक्वेस्ट ये है कि सभी अपने जो आपने टॉक दिए हैं वो एक आर्टिकल हमको बना करके दें, और उसको हम पुस्तकाकार रूप में निकालेंगे। और ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा एक ये है कि अभी तो हमने ये फर्स्ट पार्ट लिया था, जैसा कि हमारा पहले ही डिक्लेरेशन किया था कि RTM 1 है जिसके अंदर के ब्रेन और माइंड को ले रहे हैं। और RTM 2 जो होगा वो कॉन्शियसनेस को लेकर के होगा। तो जिससे कि हम ये कंप्लीट एक अच्छा वॉल्यूम निकाल पाएंगे। ये एक बात थी। और फोर्थ को हमारा ये RTM का लास्ट सेशन हुआ 4 अगस्त। उसके अंदर जो कुछ हमने सुना समझा उसको समराइज करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये है कि भंडारी साहब भी उसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे। और साथ में कुछ यंग स्कॉलर्स भी आगे आए हैं जिन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि वो कुछ कंप्रहेंसिव समरी देंगे। तो अगर उनका ये जल्दी आ जाता है कल परसों तक, तो हम उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे और उनको चांस देंगे कि वो ये 5-7 मिनट में 10 मिनट में अपनी बात को रखें। तो ये दिस इज फ्रॉम माय साइड। सो थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स and also all the speakers who gave nice talks in all the sessions. We completed 5 sessions. So thank you all. So this is from my side. Thank you. Purvi ji, anybody wants to add something? They are free to add. We thanks to Anil sir and Pratap Sancheti sir also for conducting so nice RTM. Thanks to both of you. I want to just say both lectures were very excellent. खासकर अरुण जी ने जो बताया, he opened a new dimension in my understanding. Or most impressive thing was that I used to think all these things are qualitative and cannot be quantified, but he showed me that they can be numerically calculated and quantified. So that is a very deep understanding. I want to express my appreciation on behalf of JS. And as Anil Kumar Sahab has said, we would like to have your articles. I have to go through it again because it was very heavy information for me. और नेहा जी के बारे में मैं कहूँगा कि शी इज़ ऑलरेडी एसोसिएटेड विद आवर JS एंड वी वांट टू इन्वॉल्व हर मोर. और जो आपने सजेशन दिया सर कि एक ग्रुप बनाया जाए तो वी कैन एडवांस फर्दर, so that will be a very good idea. I mean, so thanks both the speakers for an excellent talk, and on behalf of Jain Academy and everyone, all the participants, I want to express my appreciation and grateful thanks. और of course संचेती साहब ने और अनिल कुमार साहब ने जो कंडक्ट कर रहे हैं, I think it's really very I mean enlightening for me. At least I learned lots of things. Thank you very much. Thank you. सभी को सादर जय हिंद, गुड नाइट। जी।